हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दिस इज अ वीडियो ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस which generally asked in the various engineering examination. It's maybe a UPSC examination or state level examination. Now the question number 1 is that degree of consolidation. Degree of consolidation is directly proportional to time t and inversely proportional to drainage path. Drainage path को डिस्क्राइब करते हैं d से. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ. ये ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी. अब देखो, एक रिलेशन होता है टीवी इक्वल्स टू सी वी इंटू टी बाय डी स्क्वायर. ये रिलेशन होता है. जो टीवी होता है वो होता है टाइम फैक्टर. टीवी इज टाइम फैक्टर और सीवी इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टी इज टाइम और डी इज ड्रेनेज पाथ. इट्स मे बी सिंगल ड्रेनेज और डबल ड्रेनेज. तो वो पूछ रहा है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो डिपेंड करती है टीवी पर. टीवी पर डिपेंड करती है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. तो फंक्शन होती है और इसको ये यू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को हम यू से डिस्क्राइब करते हैं. जैसे हम टीवी लिखते हैं टीवी इक्वल्स टू पाई बाय 4 यू स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ यू इज ग्रेटर देन इफ यू इज लेस देन 60%, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे. तो टीवी जो फंक्शन हो गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का. तो ऑप्शन डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ये पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसका फंक्शन है, ना कि ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन किसका फंक्शन है. तो रिमेंबर इट, दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि बच्चे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकाल के आते हैं, क्योंकि पूछ रहा होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टीवी पर डिपेंड करता है और टीवी फंक्शन होता है यू का. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now the question number 2, time factor for clay layer is. जो टाइम फैक्टर है क्ले लेयर के लिए, a dimensional parameter, B directly proportional to the permeability of soil, C inversely proportional to drainage path and D independent of thickness of clay layer. तो देखो टाइम फैक्टर क्या होता है. टाइम फैक्टर होता है टीवी, और टीवी को हम लिखते हैं ऐसे. इसका रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमेशा आप रिमेंबर रखें. CV into T by D स्क्वायर. तो टीवी को CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर होता है. और हमें पता है कि एक रिलेशन होता है K इक्वल्स टू CV MV इंटू गामा डब्ल्यू. यदि हम यहां से CV वैल्यू यदि हम यहां से हम CV की वैल्यू निकाल लें तो K अपॉन MV इंटू गामा डब्ल्यू ये होती है. तो जो टीवी हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, K के, इन दो रिलेशन से. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ए क्ले लेयर ए विद अ सिंगल ड्रेनेज सिंगल है, जो डी है वो एच के बराबर है, ठीक है. एंड द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV टेक्स अ 6 month, टी टाइम दे रखा है, to achieve a 50% consolidation. The time taken by clay layer B of the same thickness and the coefficient of consolidation is CV by 2 to achieve the same degree of consolidation. तो देखो TV इक्वल्स टू होता है CV इंटू टी बाई डी स्क्वायर.
सो टीवी को CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर होता है। और जैसे कि पता है कि दो सोइल है, क्ले लेयर एक है ए और दूसरी क्ले लेयर है बी, तो मैंने पहले ए निकाला, ये ए के लिए है। TV1 इक्वल टू CV इंटू 6 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि टाइम दिया हुआ मंथ में, 6 मंथ दिया हुआ, डी क्योंकि डबल सिंगल ड्रेनेज है तो उसमें डी स्क्वायर लेंगे सिर्फ। और फिर TV2 है, ये है TV2 है CV इंटू टी अपॉन डी बाई 2 स्क्वायर, क्योंकि डबल ड्रेनेज है इसमें। तो इसने कहा है कि द टाइम टेकन बाय क्ले लेयर बी ऑफ सेम थिकनेस विद द डबल ड्रेनेज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV बाई 2, तो CV डैश इक्वल्स टू CV बाई 2 हो गया, CV डैश इक्वल्स टू CV बाई 2 हो गया। तो TV1 इक्वल्स टू TV, क्योंकि उसने कहा कि सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, तो उससे जो टाइम निकल के आया वो T को 6 मंथ है। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो समझने की बात है वो दो है कि यदि वो सेम कंसोलिडेशन का है, इसका मतलब यह है कि CV की वैल्यू बराबर है, सेम कंसोलिडेशन, यदि सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में है तो TV के बराबर है। और एक सिंगल ड्रेनेज और डबल ड्रेनेज का ध्यान रखना है, और T मंथ में आएगा तो आंसर इसका देगा 3 मंथ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर ए क्ले नॉर्मली डिक्रीज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। तो ये जो रिलेशन है ये आप रिमेंबर रखें कि कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड लिमिट के। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि कोई सॉइल है, उसके अंदर लिक्विड लिमिट है, तो उसके अंदर वाटर को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। जब हम उस पर कंसोलिडेशन करेंगे तो वाटर को बाहर निकालना ही कंसोलिडेशन है, किसी सॉइल के अंदर से वाटर को बाहर करना ही कंसोलिडेशन है, कितना वाटर बाहर निकला उसके अंदर से। यदि उसके अंदर लिक्विड लिमिट है तो उसके अंदर जो कंसोलिडेशन होगा वो कम होगा, क्योंकि वो उसके अंदर पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, वो पोर वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा, फिर एक्सप्रेशन ऑफ वाटर बाद में होगा। तो यदि लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन अपना भी कम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेज में होता है क्योंकि वाटर होता है उसके अंदर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, तो CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिक्विड लिमिट के। और ये भी रिमेंबर रखो कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के, क्योंकि प्लास्टिक इंडेक्स होता है WL माइनस WP। तो कभी क्वेश्चन अभी उस क्वेश्चन में उसने कहा कि लिक्विड लिमिट पे डिपेंड कर रहा है, कभी क्वेश्चन में कह सकता है कि प्लास्टिक इंडेक्स पे, तो हम प्लास्टिक इंडेक्स पे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। Now question number 5, direct measurement of permeability of the specimen at any stage of floating can be made only in fixed ring type of consolidometer, only in floating ring type consolidometer, both A and B। देखो हम जो डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं वो 2 टाइप से करते हैं। सबसे पहले तो कंसोलिडोमीटर होता है इसके लिए, उससे हम यूज करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग रिंग सेल, एक होता है फिक्स्ड रिंग सेल। फ्लोटिंग रिंग सेल में उसमें पोरस स्टोन लगे हुए होते हैं, बहुत टॉप पे भी और बॉटम पे भी, दोनों पोरस स्टोन होते हैं, जिससे कि जो वाटर आए उसके अंदर निकल सके, वाटर बाहर निकल सके पोरस स्टोन से। तो जो फ्लोटिंग रिंग सेल होते हैं उसमें दोनों तरफ होते हैं, टॉप पे बॉटम पे, और बीच में हम बीच में सोल स्पेसिमेन रख देते हैं, यहाँ पे सोल स्पेसिमेन रख देंगे और इनको कंप्रेस करेंगे। तो दोनों से करते हैं इसमें फ्लोटिंग रिंग सेल में, जबकि फिक्स्ड रिंग सेल में जो सोयल सैंपल होता है उसको एक हार्ड स्टेटअप पे रख के ऊपर नीचे से सिर्फ पोरस स्टोन लगाते हैं और इसे कंप्रेस करते हैं। तो जो फिक्स रिंग सेल है इसमें ही हम कंप्रेस करते हैं और बॉटम से करते हैं। तो दैट मीन्स जो परमेबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं ओनली इन फिक्स रिंग सेल में करते हैं, परमेबिलिटी एट एनी स्टेज पे। तो फिक्स रिंग सेल जो है हम उस पर मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तरफ से ही कंसोलिडोमीटर पोरस स्टोन एक तरफ ही लगा हुआ होता है, और सोइल जो मूव करती है वो डाउनवर्ड करती है। तो एवरी टाइम हमें किसी भी पॉइंट पर परमेबिलिटी निकालनी है तो हम फिक्स रिंग सेल से यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, compressibility of the sandy soil is almost equal to that of clayey soil, much greater than that of clayey soils, much less than that of clayey soil, none of the above। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो जो सैंडी सोइल है उसमें इमीडिएट सेटलमेंट होता है,
जैसे कि ये कोई पार्टी, ये कोई आप ग्रेन ले लीजिए, ऐसे सोल के ग्रेन ले लीजिए पास पास। तो जो बेसिकली जो सैंड होता है, सैंड के अंदर जो ये वॉइड्स होते हैं, ऐसे खाली अंदर जो वॉइड्स होंगे उनमें एयर भरी हुई होती है। यदि सैंडी सोइल है और उसके अंदर जो भी वॉइड्स है उसमें एयर भरी हुई है, तो जैसे ही हम लोड को एक्ट कराएंगे उसके ऊपर, जैसे हमने लोड को एक्ट कराया इसके ऊपर, वर्टिकल लोड हो सकता है, तो इसके अंदर से जो एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन क्ले में ऐसा नहीं होता है। क्ले में टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसके हिसाब से पोर वाटर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर पोर वाटर प्रेशर एक्सपर्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव भी हो सकता है, वाटर को एंटर कर सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी ओवरऑल क्ले के केस में ज्यादा होती है, क्योंकि टाइम रेट पर डिपेंड करता है। सैंड में एक बार जो सेटलमेंट हो गया, उसके बाद थोड़ा मिनिमम होता है, उसे नेगलेक्ट भी कर देते हैं। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सैंडी सोइल में मच लेस देन होती है, बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू क्ले सोइल, क्योंकि क्ले सोइल टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन पे डिपेंड करता है। टाइम रेट के साथ जो सेटलमेंट होता है सोइल के अंदर, तो उसके अंदर से कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now the question number 7. Select the correct statement. Coefficient of compressibility of an over consolidated clay. Over consolidated clay is less than that of normally consolidated clay. ये normally consolidated. Coefficient of compressibility of an over consolidated clay is greater than that of normally consolidated clay. Coefficient of compressibility is constant for any clay, not the above. देखो जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले का मतलब ये होता है कि उस पर ओवर कंसोलिडेटेड स्ट्रेस एक्ट करी है। उसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेस सोइल पर अब एक्ट कर रही है वो स्ट्रेस उसकी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से कम है। जबकि जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले होता है उसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस किसी भी सोइल की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पर जितनी स्ट्रेस एक्ट करी है, जो अब एक्ट कर रही है, जो अब एक्सपीरियंस कर रही है सोइल, वो मैक्सिमम है एज कंपेरिजन टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री से। तो बेसिकली जब स्ट्रेस ही हाई है तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी हाई होगी, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी तो ऑब्वियसली हाई होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। Now the question number 8. The ultimate consolidation settlement on the structure resting on the soil. तो उसने तो बताया नहीं कि 1 डिग्री कंसोलिडेशन निकालना, 2nd डिग्री, तो हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा एच इक्वल टू सी सी एच अपन 1 प्लस के ई नोट लॉग डेल्टा सिग्मा प्लस सिग्मा बार अपन सिग्मा बार। तो आप देख लीजिए कि जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन द सोइल डिक्रीजेस विद इंक्रीज द वॉइड रेशियो। जितना वॉइड रेशियो बढ़ जाएगा तो सेटलमेंट तो उतना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि आप इसे देख सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉइड रेशियो वैल्यू आप बढ़ाओगे, यहाँ पे आप वॉइड रेशियो वैल्यू बढ़ाओगे तो जो सेटलमेंट होगा वो तो डिक्रीज रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट। Now the question number 9. The ultimate consolidation settlement of soil directly proportional to void ratio, directly proportional to the compression index, inversely proportional to the compression index and none of the above. तो डेल्टा एच आप देख रहे हो कि फॉर्मूला लगाया मैंने, फॉर्मूला सी सी एच अपन 1 प्लस के ई नोट लॉग डेल्टा सिग्मा प्लस सिग्मा बार अपन डेल्टा सिग्मा। तो जो डेल्टा एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंप्रेशन इंडेक्स के। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि देख रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉइड रेशियो नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंप्रेशन इंडेक्स नहीं है, तो नन ऑफ द अबव तो हो सकते हो कि बी ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और ये हमारी वेबसाइट है www.avexam.in और इसमें आप करंट अफेयर्स, आंसर की एंड न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जो आपको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। द हिंदू, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस। और अभी हम एक ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करेंगे फॉर एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए। और अब यदि आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सोइल मैकेनिक्स हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट पे कमेंट कर सकते हैं, डाल सकते हैं उसको, और हम आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे 24 आवर्स के अंदर। Okay guys, like and subscribe our channel. Thank you for watching.